1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो धर्म के आधार पर दो अलग देशों को बनाया गया। हिंदू मेजॉरिटी वाले देश को हिंदुस्तान कहा गया और मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश को पाकिस्तान। इसी बीच लाहौर एक ऐसा शहर था जो पूरी पार्टीशन के आग का शिकार बना। लाहौर आज पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का कैपिटल है, जो पॉपुलेशन के आधार पर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन बात अब दोनों देशों के बंटवारे की थी। किस देश के हिस्से में कितनी जमीन हो, बाउंड्री कैसी और कहां से हो, यह सब डिसाइड करने के लिए बॉर्डर कमीशन को अपॉइंट किया गया। और यह काम करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो बिना किसी बेईमानी और भेदभाव के दोनों देशों का इक्वली पार्टीशन कर सके। नाम था उनका सीरियल रेडक्लिफ, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कमीशन के हेड थे। रेडक्लिफ जून महीने के आखिरी दिनों में भारत आए और उनके पास 5 हफ्तों का समय था इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को डिसाइड करने का। रेडक्लिफ पहली बार भारत आ रहे थे, इसलिए उन्हें भारत के धर्म और यहाँ की संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ना उन्हें भारत के इतिहास की ज़्यादा समझ थी, ना वे भारत की सभ्यता और रीति रिवाज के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते थे। और इतने कम समय में दोनों देशों की बाउंड्री मार्क करना रेडक्लिफ के लिए भी चुनौतियों से भरा था। तो फिर कैसे रेडक्लिफ ने बाउंड्री मार्किंग की शुरुआत की? बाउंड्री मार्किंग की शुरुआत पंजाब और बंगाल से हुई, क्योंकि इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी और इन दोनों राज्यों से बाउंड्री मार्किंग मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन और उनके प्रॉपर्टी ओनरशिप के बेसिस पे करना था। लाहौर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस धर्म की है, किस कम्युनिटी के पास कितनी प्रॉपर्टी, यह सब चेक करने के लिए 1941 के सेंसस को लिया गया। 1941 के सेंसस के अकॉर्डिंग लाहौर की 40% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी, जो हिंदू और सिख थे, और 60% पॉपुलेशन लाहौर की मुस्लिम थी। लेकिन 40% हिंदू और सिख लाहौर की 80% प्रॉपर्टी के मालिक थे। देखा जाए तो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी लाहौर की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी। लाहौर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, लाहौर के बड़े बड़े कॉलेज, हॉस्पिटल, बिजनेस, इन सब के मालिक हिंदू और सिख ही थे। कई एक्सपर्ट और रिकॉर्ड ये बताते हैं कि लाहौर की जनता और सभी को यही लगता था कि पार्टीशन के बाद लाहौर भारत के हिस्से में आएगा। सीनियर बीजेपी लीडर वीके मल्होत्रा, जिनका जन्म लाहौर में 1931 में हुआ था, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि लाहौर की सड़क पर चलने वाले एक एक व्यक्ति को यह पता था कि पार्टीशन के बाद लाहौर भारत के हिस्से में आएगा। लोगों का यह सोचना जायज भी था, क्योंकि 40% हिंदू और सिख लाहौर के 80% प्रॉपर्टी के मालिक थे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बिजनेसेस, इन सब के मालिक हिंदू और सिख ही थे। तो इस वीडियो में जानेंगे ऐसे क्या कारण थे जिसके वजह से रेडक्लिफ ने लाहौर जैसे शहर को भारत के हिस्से में न देकर पाकिस्तान के हिस्से में दिया। क्यों रेडक्लिफ ने लाहौर भारत को न देकर पाकिस्तान को दिया, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें भी सपोर्ट करें। इसी बात को जानने के लिए 1971 में जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने रेडक्लिफ का इंटरव्यू लिया। रेडक्लिफ ने इंटरव्यू में बताया कि ऑलमोस्ट लाहौर मैंने भारत को दे दिया था, लेकिन बाद में यह रियलाइज हुआ कि बंगाल साइड से कोलकाता जैसा बड़ा शहर भारत को दिया है और पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं है, इसलिए लाहौर मुझे पाकिस्तान को देना पड़ा। रेडक्लिफ की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उनके पास कोई फिक्स रूल नहीं थे जिसके तहत वो बाउंड्री मार्किंग कर रहे थे। 6 अगस्त 1947 को बॉर्डर कमीशन ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की रिपोर्ट पेश की और 17 अगस्त 1947 को गवर्नमेंट ने बॉर्डर कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया और लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। इसके अलावा बाउंड्री मार्किंग के लिए जो बॉर्डर कमीशन बनाया गया था, उसमें रेडक्लिफ के अलावा 4 मेंबर थे, जिसमें 2 भारतीय जज और 2 पाकिस्तानी जज थे। रेडक्लिफ इनके बर्ताव से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि दोनों तरफ के लोग अपने अपने देश के एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। इसलिए ज्यादातर डिसीजन रेडक्लिफ को मनमाने तरीके से लेने पड़े। रेडक्लिफ पेशे से एक जज थे, उनके पास बाउंड्री मार्किंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना उन्होंने इससे पहले किसी भी कंट्री के बाउंड्री को मार्क किया था। उनके पास कोई एक्सपर्ट या एडवाइजर भी नहीं था जो उन्हें इंडिया के कल्चर और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बता सके। रेडक्लिफ के सामने दूसरी समस्या थी समय ना होना। सिर्फ 5 से 6 हफ्तों में उन्हें काम पूरा करने को कहा गया। रेडक्लिफ बताते हैं कि अगर उन्हें 2 से 3 साल का समय और मिल जाता तो शायद नतीजे कुछ और होते और बेहतर होते, और हो सकता है कि लाहौर भी आज हमारे पास होता। पार्टीशन के बाद हुई इस वायलेंस और लाखों लोगों की मौत से रेडक्लिफ काफी निराश हुए। उन्होंने पार्टीशन के डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट सबको जला दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनके काम के लिए दिए जाने वाले 40,000 रुपए को भी रेडक्लिफ ने लेने से मना कर दिया। 1947 के पार्टीशन के 30 साल बाद रेडक्लिफ की मौत हो, लेकिन इसी बीच वे कभी भी इंडिया या पाकिस्तान वापस लौट कर नहीं आए। लाहौर एक ऐसा शहर था जहां पावरफुल हिंदू और सिख बिजनेसमैन रहा करते थे, जो एक समय राजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। भले ही लाहौर आज पाकिस्तान के हिस्से में हो, लेकिन हजारों भारतीयों का खून आज भी लाहौर की मिट्टी में मिला हुआ है। तो यह थी पूरी कहानी लाहौर की इंडिया में ना आने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें भी सपोर्ट करें।